हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 10 की बुक क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसका हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले के टॉपिक आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके इससे पहले के सारे टॉपिक देख सकते हैं। आज हम लोग 5 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे, संप्रेषण विशेषताएं, कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम लोग ये पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग संज्ञानात्मक पढ़ चुके हैं, शैक्षिक पढ़ चुके हैं, शारीरिक पढ़ चुके हैं, व्यवहारिक विशेषताएं। ये सारा हम लोग टॉपिक प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो में जाके ये सारा टॉपिक देख ले। उसके बाद संप्रेषण विशेषताएं आज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। इस संप्रेषण विशेषताएं के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटीज़ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। संप्रेषण विशेषताएं, कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। सामान्यतः देखा जाता है कि संप्रेषण स्थापित करने में, संप्रेषण यानी कि हम लोग बातचीत, एक दूसरे का मनोभाव, विचार, उन सामने वाला का, फिर अपना कुछ भी बात जो उसको स्थापित करने में, मतलब उसको एक सहज करने में, एक दूसरे से बोलने में शिक्षा को कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि छात्र संकोची स्वभाव के होते हैं। बालक शुरुआती में क्या होते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से अनजान होते हैं, शिक्षक से अनजान होते हैं, वो थोड़ा, और बालक का जो हम लोग अगर प्राइमरी स्तर पे देखेंगे, प्राइमरी लेवल पर अगर बच्चों को देखेंगे तो वो थोड़ा संकोची स्वभाव के होते हैं, यानी ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता उस वक्त। बहुत ज़्यादा कुछ घुलते मिलते नहीं है, घुलने मिलने के बाद फिर वो सब कुछ बोलने लगते हैं। छात्र अपने प्रत्येक अधिगम एवं ज्ञान संबंधी समस्या को शिक्षा के समक्ष प्रकट नहीं कर पाते। जैसे कि अगर उनको पढ़ने में दिक्कत हो या किसी चीज़ को वो नहीं जानते हैं तो वो इस चीज़ को सामने तुरंत नहीं बोल पाते हैं या फ्रैंकली नहीं बोल पाते, तथा शिक्षक को उसकी सहायता नहीं कर पाता। और जब इस कारण क्या होता है कि टीचर ये बात समझ नहीं पाता और उसका वो हेल्प नहीं कर पाता। शिक्षक और छात्र को अधिक विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ उनको वक्त देना चाहिए, जिससे ऐसा शिक्षक को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर सके और वो एक दूसरे से वो अच्छे से प्रॉपर कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच में हो। इसलिए उन लोग को अच्छे से वक्त देना चाहिए, हमेशा ऐसा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए जिससे छात्र शिक्षक के प्रति विश्वास उत्पन्न हो सके। मतलब बच्चा को, मतलब टीचर में भरोसा हो कि हम इनसे पूछेंगे तो हमको ये बता देगा, हमको ये समझा देगा, और हम अगर इनसे पूछे तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है हमको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। इसलिए हम लोग को उनके ऐसा ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उनका विश्वास हम लोग पर हो, तथा अपने प्रत्येक अधिगम एवं संज्ञानात्मक समस्या को शिक्षक के समक्ष प्रकट कर सके तथा अपने अधिगम एवं संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम बना सकें। मतलब अगर कुछ सीखने में किसी भी तरह का अगर कठिनाई होता है तो वो हम लोग के सामने प्रकट करे, अगर क्योंकि वो अपना प्रॉब्लम हम लोग को बताएगा तो हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे और जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास सर्वोत्तम होगा। संप्रेषण विशेषताएं मौखिक भाषा से संबंधित होती है। संप्रेषण यानी कि हम लोग बोलचाल का जो विशेषताएं होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मौखिक, बहुत बार लिखित भी होती है, बट जनरली हम लोग मौखिक के रूप में ही करते हैं। मौखिक भाषा का उपयोग व्यक्ति पद करता है। हम लोग हर पल एक दूसरे को बोलने में, आवाज़ देने में, किसी भी तरह का बात करने में, बच्चा को भूख लगा तो खाना खाने के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, हर चीज़ हम लोग छोटी छोटी बात व्यक्ति हम लोग हमेशा हमेशा बोल कर करते हैं। इसलिए इसको भाव प्रकाशन या अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम भी माना जाता है। उसे इस भाषा को पद पर प्रयोग करने की आवश्यकता इसलिए भी अधिक होती है क्योंकि वह समाज में रहता है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे समाज के अन्य सदस्यों से संपर्क रखना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ही एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके, मनोवैज्ञानिक द्वारा ये कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए हम लोग को समाज के अनुसार ही चलना होगा। यानी कि अगर एक समाज के लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तो एक समाज का क्रिएशन नहीं होगा। इसलिए हम लोग को हमेशा सामाजिक प्राणी होने के नाते हम लोग को एक दूसरे से हमेशा संप्रेषण स्थापित करना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए। किसी भी तरह का भाव को हम लोग ये बोल कर ही व्यक्त करते हैं, इसलिए हम लोग को हमेशा संप्रेषण जो कौशल है उसे हमेशा विकास करना चाहिए।
ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता के प्रकार। संप्रेषण विशेषताएं इतना ही है, अगर इससे ज़्यादा कुछ पूछता भी है तो मौखिक विशेषताओं में अगर कुछ दोष होता है तो उसका कैसे सुधार, जैसे कोई बच्चा हकला के बोलता है तो शब्दों का अगर बार बार प्रयोग करें तो भी बच्चों का जो मौखिक समस्या है वो हमारा ठीक हो जाएगा। इस तरह का एक आध दो पॉइंट है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं या फिर बुक का हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप लोग को उसमें भी समझ में नहीं आता है, किसी तरह का कोई दिक्कत है, अगर इससे ज़्यादा कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। अधिगम अक्षमता के प्रकार। बालक को यदि सीखने, बोलने, समझने तथा गणित के प्रश्न आदि हल करने में कठिनाई पाई जाती है तो यह नहीं है कि उनमें संवेग, आत्मकथा, व्यवहार विषयक कमी हो, यानी वो किसी उनमें संवेगात्मक कमी हो या फिर उनमें उनका मतलब व्यवहारिक किसी तरह का कमी हो, ऐसा नहीं है। अगर बालक में अधिगम अक्षमता है, पढ़ने में अगर उनको कठिनाई होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बालक जो है उनका संवेगात्मक विकास नहीं हुआ है या फिर उनका व्यवहारिक विकास नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मतलब केवल ये मानसिक कारण से नहीं होती, इसके भी दो प्रकार हैं, एक सामान्य और दूसरा है, पहला है सामान्य। पहले देख लेते हैं सामान्य अधिगम अक्षमता, जनरल लर्निंग। इस अधिगम अक्षमता का संबंध केवल उन सामान्य कमियों से होता है जिसको प्रशिक्षण एवं बार बार प्रयत्न के माध्यम से सुधार कर उनके सामान्य बालकों की श्रेणी में लाया जा सकता है। यानी बार बार अगर किसी भी तरह का अधिगम डिजेबिलिटी है, मतलब अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिजेबिलिटी है किसी भी प्रकार का, तो उसको हम लोग बार बार करके, ठीक है, अगेन एंड अगेन, ये बार बार हम लोग प्रयत्न करके ट्राई करके उसको सुधार कर सकते हैं। और जैसा एक नॉर्मल चाइल्ड जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको हमेशा डेवलप कर सकते हैं, सामान्य बच्चों की तरह उनको बनाया जा सकता है। यदि प्रारंभ में ही ज्ञात हो जाए तो बालक की सहायता की जा सकती है। मतलब एक होता है, एक समय के बाद सारा कुछ बच्चा सीख जाता है तो चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, या कभी कभी हम लोग ऐसा देखेंगे कि असंभव हो जाता है कि नहीं, अब उसका वो हैबिट ही हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोग को ये चीज़ शुरुआत में ही खास करके प्राइमरी लेवल में अगर हम लोग को बच्चों का किसी भी तरह का दिक्कत या प्रॉब्लम का अगर हम लोग को पता चल जाता है तो हम लोग उस चीज़ को सुधार कर सकते हैं। जैसे कच्चा मिट्टी को हम लोग किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, लेकिन अगर वही मिट्टी पक जाता है तो फिर वो किसी रूप में ढल नहीं सकता। ये बहुत बड़ा उदाहरण है हम लोगों के पास कि एक जो प्राइमरी स्टैंडर्ड का एक जो बच्चा होता है, एक चाइल्ड जो होता है, स्टूडेंट जो होता है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड का, उसको हम लोग किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो हम लोग उसको सुधार कर सकते हैं और उसको सुधार करके उसको सामान्य बच्चों की तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जटिल अधिगम अक्षमता, सीरियस लर्निंग डिसेबिलिटीज। इस श्रेणी में उन बालकों की गिनती की जाती है जिनको आधारभूत अकादमिक कौशल प्राप्त करने में कठिनाई होती है, यानी उनको एकेडमिक जो मतलब हम लोग साल भर जो पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर एग्ज़ाम वगैरह होता है, उस सब में जिसको कठिनाई हो उसको हम लोग बोलेंगे जटिल अधिगम। जिनको आधारभूत, ठीक है, जैसे कि लेखन में, लिखने में, बोलने में या पढ़ने में, अगर इन सब में समस्या हो तो हम लोग इसको जटिल अधिगम अक्षमता बोलते हैं। यह समस्या उनके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार अथवा पर्यावरण विषय का अभाव के कारण हो सकते हैं, या फिर बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, उसमें ही किसी प्रकार का दोष पाया जाता है, या किसी मस्तिष्क समस्या के कारण भी ये सब हम लोग देख सकते हैं, ये सब कारण हो सकते हैं। इन बालकों को विद्यालय में एकीकृत करने में बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। मतलब इन कंसंट्रेट करने में, बालक को सिखाने में बहुत ज़्यादा समस्या होता है। कोई जल्दी सीख जाएगा, कोई धीरे, कोई बहुत टाइम लगाएगा, तो सबको लेके चलने में, या फिर इस तरह के बालक को जिनको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम है उनको बहुत स्लो हम लोग को आगे बढ़ना होता है, धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से उन लोग को विकास करना होता है। लेकिन वही अगर सामान्य बच्चे हैं तो आपको सब एक लय में आप थोड़ा स्पीड भी चल के उनको कवर करा सकते हैं। तो जो अधिगम अक्षमता हैं उसमें हम लोग को, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि पठन, वाचन, लेखन ये सब संबंधी होती है, तो पठन संबंधी समस्या क्या है। इस प्रकार के दोषग्रस्त बालक पढ़ने में असमर्थ होते हैं, मतलब ये पढ़ नहीं पाते हैं, शब्दों का सही पहचान नहीं कर पाते, और ये अगर शब्दों अक्षर का वो लोग पहचान भी कर लेते हैं तो मिला के उसको एक शब्द में नहीं कर पाते, शब्द करने के बाद वो पूरा वाक्य नहीं बोल पाते। इस तरह का हम लोग अपने ट्रेनिंग के समय या फिर कभी भी हम लोग
अपने आसपास के बच्चों में ही हम लोग ये सब चीज़ देखते होंगे। जिन बालकों पर इसका सामान्य प्रभाव होता है उनको पढ़ने में कठिनाई होती है, और जिन बालकों में इसका गंभीर प्रभाव होता है वो पूरी तरह से पढ़ लिख नहीं पाते। मतलब उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पढ़ने में। मतलब अक्षर वो सीख ही नहीं पाते, बार बार वो भूल जाते हैं या गलत हो जाता है, इस तरह का समस्या हम लोग देखते हैं। लेखन संबंधी में हम लोग देखेंगे, लेखन संबंधी समस्या में इस दोष में प्रभावित बालक स्वतः स्फूर्ति रूप से लिखने में असक्त होते हैं। मतलब आराम से वो लोग नहीं लिख पाते हैं, उनको एक एक अक्षर बोल बोल के लिखाना होता है, या फिर उनको अक्षर दिखा दिखा के लिखाना होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है। हम लोग खुद जब ट्रेनिंग के टाइम पे थे तो इस क्लास के कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनको अक्षर का अच्छा सही से ज्ञान भी नहीं था। मतलब बहुत सारे जो अक्षर होते हैं उनको वो लोग लैप्स करते थे, वो लोग नहीं लिखते थे। इसके दो रूप होते हैं, सामान्य तथा गंभीर। जिनको अगर सामान्य दिक्कत हो तो और गंभीर हो तो। जिन बालकों में यह समस्या साधारण श्रेणी की होती है उनको अस्पष्ट लिखने की कला सीखने में कठिनाई होती है, और यदि इनकी पहचान प्रारंभ में ही कर ली जाए तथा समय से इसकी सहायता की जाए, इसकी शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सकता है। अगर इनको लिखने में दिक्कत होती है, जैसा कि इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्राइमरी लेवल में ही हम लोग को सब कुछ पता चल जाता है तो क्या होता है कि हम लोग उसको शुरुआत से ही सुधार करते हैं, तो फिर आगे जाके धीरे धीरे वो सुधर जाता है। जब हम लोग पढ़ाते थे स्कूल पर तो हम लोग खुद देखते थे कि कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता है, तो उन्हें पहले पेंसिल पकड़ना सिखाया जाए, उसके बाद अगर उनको लिखना सिखाया जाए, हाथ पकड़ पकड़ के लिखाया जाता है। लेकिन अगर उसी वक्त उस बच्चा पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, धीरे धीरे उनको अगर केवल प्रमोट कर दिया जाएगा, तो आगे जाके हायर स्टैंडर्ड में भी उनका यही हाल रहेगा, और ये समस्या फिर एक डिजीज़ की तरह उन पे अटैक कर जाएगी, जो फिर कभी नहीं छूटेगी, या फिर उनको हटाना बहुत मुश्किल होगा। मतलब हम लोग जब थे पढ़ाते थे, जब हम लोग अपने ट्रेनिंग पीरियड में थे बीएड के, तब हम लोग खुद इस तरह के बच्चों को देख चुके हैं, या फिर मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, और उस टीचिंग एक्सपीरियंस में भी बहुत इस तरह के बहुत सारे बच्चों के साथ मेरा सामना हो चुका है। जिन बालकों में यह समस्या अधिक गंभीर प्रकार की होती है वह किसी की नकल कर उसका रूप बिगाड़ भी सकते हैं। जैसे बहुत बच्चों को आप देखिएगा कि वो सामने वाला का, जैसे हम लोग अगर एप्पल का ही स्पेलिंग लिखते हैं तो APPLE एप्पल ऐसे करके लिखते हैं, बट किसी किसी बच्चे में आप देखिएगा उनको APPLE एप्पल आता ही नहीं है, तो वो मतलब एक जैसे होता ना, एक जैसे अगर एक हम लोग को एक डक का फिगर बनाना हो या एक फ्लावर का बनाना हो, तो हम लोग डिजाइन कैसे देख देख के उतार देते हैं एक ड्राइंग की तरह। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं। इनफैक्ट जब आप पढ़ाइएगा तो आपको इस तरह के बच्चे मिलेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं एक्चुअली, क्योंकि इस तरह का बच्चे से मेरा सामना हो चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो सामने वाला का अक्षर नहीं देखते, वो डिजाइन उतार देते हैं। अच्छा, इधर से एक लकीर, इधर से एक लकीर, बीच से एक लकीर, वो डिजाइन उतारते हैं। वो ये देख के नहीं उतारते हैं कि वो ए लिखा है, हम उसको अपने अक्षर में ए लिखें, ऐसा नहीं होता। वो इधर से एक लकीर, इधर से एक लकीर और बीच में एक लकीर, ऐसा करके वो डिजाइन उतारते हैं। मतलब ऐसा कॉपी मैं खुद देख चुकी हूँ अपने लाइफ में, आप लोग भी ऐसा देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। संख्या संबंधी समस्या। इस समस्या से ग्रसित बालकों को गणितीय क्रियाओं को करने में समस्या उत्पन्न होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको संख्या नंबर का प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स का फिर तो पूरा नंबर का ही खेल है, गेम है एक तरह से वो पूरा नंबर का। अगर आपको नंबर में प्रॉब्लम है तो फिर मैथ्स को सॉल्व करने में बहुत मुसीबत होगा, क्योंकि इस प्रकार के बालकों के अंक यानी 1 2 3 4 ऐसा नंबर, चिन्ह यानी कि प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब का जो साइन होता है वो के ज्ञान में उनके आपसी संबंधों को समझ में कठिनाई होती है। मतलब अगर एक सिंप्लीफिकेशन या एडिशन, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब ऐड करना है, इस तरह का वो लोग एक लॉजिक नहीं लगा पाते। उनको ये सब सारा चीज़ अगर एक साथ दे दिया जाए तो उनको बहुत दिक्कत होता है। साधारण और असाधारण, मतलब इसमें भी 2 प्रकार के बालक होते हैं, एक साधारणिक और असाधारण। सामान्य बालक के लिए गणित में जो प्रश्न बहुत सरल होते हैं उन प्रश्नों को हल करने में बालकों को अधिक कठिनाई होती है। मतलब जो इजी क्वेश्चन होता है उसको भी सॉल्व करने में उनको कठिनाई होती है। संख्या तथा उनके आपसी संबंधों के विषय में सीखना इनके लिए अपेक्षाकृत कठिन होता है। मतलब हम लोग ऐसे सिंप्लीफिकेशन ही देखते हैं। अगर हम लोग जब अपना
मतलब आप जब एक्सपीरियंस करिएगा टीचिंग का, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा, या फिर जब आप खुद पढ़ते होंगे, आप अपना बचपन याद करके देख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन जैसे कुछ प्रॉब्लम में बालकों को दिक्कत होती है। इनके लिए अपेक्षाकृत कठिन होता है, किंतु असाधारण बालक में अंक प्रतीक तथा उनके संबंध को समझने में बहुत अधिक कठिनाई होता है, अथवा गणित को पढ़ने में लगभग वो असमर्थ भी हो सकते हैं। बहुत बार बहुत कोशिश के बाद ये ऐसे बालक सीख जाते हैं, परंतु ये बहुत आगे तक नहीं जा पाते। और या फिर कोई कोई ऐसे बालक होते हैं जो इसको पढ़ने में बिल्कुल ही असमर्थ होते हैं। मतलब हम लोग आज के डेट में देखेंगे, आप लोग अपने आसपास फ्रेंड्स में ही 6-7 फ्रेंड्स से मिलिए, और 6-7 फ्रेंड से ही जब आप अपने आपस में बात कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे 2-4 ऐसे होंगे जो मैथ्स हेटर्स होंगे, क्योंकि जनरली बच्चे मैथ्स हेटर्स होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत आपको तर्क लगाना होता है, लॉजिक लगाना होता है, वो एक दिमाग का खेल है। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको हम लोग रीडिंग कर ले, रट ले, हो जाता है, बट मैथ्स ऐसा नहीं है। तो अगर आप 10 बच्चे को ऐसे आप अपने साथ रखते हैं ना, तो उसमें 4 कम से कम 4 तो होंगे ही होंगे जो मैथ्स सेटर्स होंगे। अब ये आप लोग खुद ट्राई करके देख सकते हैं। या फिर जब आप क्लास में जाइएगा तो बहुत जनरली ऐसे बच्चे मिलते हैं, 60% ऐसे क्लास में बच्चे मिलते हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स में उनको प्रॉब्लम होता है, नंबर के साथ उनको खेलना बहुत डर लगता है, जिनको बहुत मेहनत करके नंबर के साथ खेलना सिखाना होता है। और जब बच्चा वही अगर नंबर्स के साथ खेलने लगते हैं तो फिर उनका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह के हम लोग को समस्याओं को देखते हैं। इनफैक्ट छोटा में सभी बच्चों को, जनरली 60% बच्चों को, मैं 100 तो नहीं बोलूँगी, बट 60% बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस है ये बात बताती हूँ। जब आप लोग ट्रेनिंग करिएगा या फिर आप लोग कभी भी टीचिंग एक्सपीरियंस करिएगा, बच्चों को आप लोग अच्छे से एनालाइज करिएगा, तब आप लोग को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो ये पठन समस्या है ना, पठन, लेखन और संख्या संबंधी, तो पठन में जैसे आपका डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया लेखन में, और गणित का हो गया डिस्कैल्कुलिया, जिसको मतलब जोड़ घटाव में प्रॉब्लम हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो, और आपका डिसलेक्सिया हो गया जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो, जैसे कोई 6 को 9 पढ़ता है, या लिखने में आपका डिस्ग्राफिया हो गया लिखने में, जिसको जैसे कि कोई बी को डी लिखता है और डी को बी लिखता है, इस तरह का हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। या फिर हिंदी में लिखने में देखते हैं ट को उल्टा ट लिखता है, इस तरह का हम अ को भी उल्टा अ लिखता है, ह भी ऐसे लिखते हैं बहुत बच्चे। या इंग्लिश में ही बच्चे लोग टी को इधर से राउंड करने की जगह उधर राउंड करते हैं, जे, खास करके जे सब में प्रॉब्लम होता है। इस तरह के बच्चों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या इसका क्या क्या सिम्टम्स है कि किस तरह का, किसको डिसलेक्सिया है, किसको डिस्ग्राफिया है, किसको कैलकुलिया है, वो हम लोग सिम्टम्स क्या हैं, उसको सुधारा कैसे जा सकता है, वो सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक करके हम लोग सारा टॉपिक का, जैसे पठन का एक दिन, लेखन का एक दिन, यानी कि डिसलेक्सिया का एक दिन, डिस्ग्राफिया का और डिस्कैल्कुलिया का एक दिन हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसका एक एक करके देखते जाएंगे। आजकल थोड़ा बारिश के कारण, थोड़ा सर्वर डाउन के कारण थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है, बट ये मैं सुधार करके आपको आगे से वीडियो समय से प्रोवाइड करूँगी। इससे पहले के जितने भी क्लासेस हैं वो आप लोग को देखना इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसलिए आप लोग इसके जितने भी हैं ये सारा कुछ आप लोग देखिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारा वीडियो पहले का मिलता रहे, जिससे आपका सारा टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर होता जाए। और किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें।